विद्यार्थियों से बात होती है तो एक चीज सामने आती है, एक खौफ सामने आता है जो 2017 के एग्जाम का सभी विद्यार्थियों के मन में है। तो क्या वाकई किसी भी एस्पिरेंट का सिलेक्शन इस बात पर निर्भर करता है कि एग्जाम कैसा था? क्या ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है या फिर मायने रखता है आपकी परफॉर्मेंस कैसी है? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है एग्ज़ाम तो जितने बच्चे देने जाते हैं सबके लिए सेम बनता है। यदि एग्ज़ाम टफ रहेगा तो सबके लिए वो टफ रहने वाला है, और यदि एग्ज़ाम आसान होगा तो सबके लिए आसान रहने वाला है। तो डिपेंड करेगी आपकी मेहनत कि आप जिस कंपटीशन में, जिस दिन कंपटीशन में आप बैठे हैं उस दिन कितने शानदार शानदार स्टूडेंट आपके साथ बैठकर पेपर दे रहे हैं, जिसकी मेहनत अच्छी होगी, जिसकी स्ट्रेटजी अच्छी होगी, जिसकी अप्रोच अच्छी होगी, जिसका गुरु अच्छा होगा, जिसका समय अच्छा होगा, और उस दिन जिसका भाग्य जोर मारेगा और जिसके संयोग बन रहे होंगे। मुझे लगता है कि सिलेक्शन उसका होगा। डिपेंड करता है कि आप उस कंपटीशन में किस रैंक पे हैं, आपकी तैयारी की रैंक क्या है, ये ज़्यादा मायने रखती है, न कि ये चीज़ मायने रखती है कि एग्ज़ाम टफ आ गया, इजी आ गया। ये वेरी कर सकती हैं चीज़ें पर्सन टू पर्सन, लेकिन अंत में चीज़ें आपकी मेहनत पे आगे रुकती हैं। अंत में आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि भाई डिपेंड करती है हमारी मेहनत। जिसने जितनी ज़्यादा मेहनत करी होगी, जिसने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी होगी, उसका उतने ही चांस रहेंगे सिलेक्शन होने के। और एक शेर याद आता है कि नए दीवानों को देखें तो अच्छा लगता है, नए दीवानों को देखें तो अच्छा लगता है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। और आप सब जानते हैं ये लाइव क्लासेस करना, ऑनलाइन आकर पढ़ाना, ये सारी चीज़ें केवल इसीलिए मैं करता हूँ कि भाई जो दिन हमने देखे, जो मेहनत हमने देखी, जो स्ट्रगल हमने देखी। आज यदि सोशल मीडिया है, हमारे टाइम पे इतना कंटेंट नहीं था यूट्यूब पे। 2019 में हमने सिलेक्शन लिया और आप सब जानते हैं कि कोरोना के बाद से कंटेंट की बाढ़ आई, कोरोना के बाद से कंटेंट अवेलेबल हुआ। हमारे टाइम की स्ट्रगल अलग थी, आज के टाइम की स्ट्रगल अलग है। हाँ, 2017 वाले एग्ज़ाम में टफ क्वेश्चंस थे, लेकिन एक चीज़ ये भी थी कि जो बच्चा तैयारी कर रहा था घर से बाहर रहकर, कोई किसी कोचिंग का कोई छात्र था, जैसे दिल्ली मुखर्जी नगर से बहुत सारे बच्चे एसएससी सीजीएल और इसकी तैयारी कर रहे थे यूपीएसआई की, तो उनके चांसेस बढ़े वहाँ सिलेक्शन लेने के। लेकिन वहीं 2021 का जब पेपर आया तो चीज़ें ऑनलाइन आ गई, सब बच्चों ने ऑनलाइन तैयारियाँ करी, तो कंपटीशन वहाँ बढ़ा। और इस बार कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया है इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हर एक बच्चे को, जो भी पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए सब कुछ अवेलेबल है। कोई अंतर बचा ही नहीं दिल्ली जाकर तैयारी करने में और अपने घर पर बैठकर तैयारी करने में। अंतर बचा है तो स्ट्रेटजी इसका बचा है, अप्रोच इसका बचा है। यानी कौन अंतर बचा है तो गुरुजी का बचा है। कौन किस गुरुजी से पढ़ रहा है, कौन कैसे अप्रोच सीख रहा है, कौन कितने शॉर्टकट सीख रहा है, इसका अंतर जरूर पड़ेगा, एग्ज़ाम में जरूर पड़ेगा। आप देखेंगे एग्ज़ाम में बड़े काम आएंगे अप्रोच, जिन अप्रोचेस की मैं बात कर रहा हूँ। और आप सब जानते हैं प्यारे साथियों, मैं घंटों मेहनत करके, अपनी ड्यूटी करके, इधर उधर से टाइम मैनेज करके आपके लिए कंटेंट बनाता हूँ, केवल इसलिए क्योंकि मेरा कनेक्शन है यूथ के साथ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई बच्चा सिलेक्शन लेके मुझे मैसेज करेगा ना, भैया सिलेक्शन हो गया, आपकी क्लासेस ली थी, आपसे मैथमेटिक्स पढ़ा था। वो जो मैसेज मुझे आता है ना, वो मुझे तसल्ली देता है, वो मुझे एक तरह से संतुष्ट करता है, वो मुझे एक तरह से पूर्ण कर देता है। उसी एक मैसेज के लिए ये मेहनत मैं करता हूँ कि मेरा कोई भाई, मेरा कोई साथी सेलेक्ट होके आएगा, किसी घर में रोजगार का मैं कारण बन सकूँ। इसलिए ये मेहनत होती है। और आपसे मैं बस इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप अपना कमेंट छोड़ दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, और सबसे ज़रूरी बात, आप अपने साथियों से चैनल को बताएं कि भाई आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, मैं बढ़िया मेहनत करके आपके लिए कुछ ला रहा हूँ, कुछ आपको पसंद आ रहा है, तो अपने साथियों को रिकमेंड करें कि भाई यहाँ से देखो, ऐसे अप्रोच लगाई जाती है एग्ज़ाम में, ऐसे चीज़ों को टैकल किया जाता है। तो यही सब बातें, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। एग्ज़ाम टफ है, आसान है, ये सब मैं आप पर छोड़ता हूँ। कुछ सवाल आज मैंने लिए हैं, पहले 2017 के कुछ सवालों को देखेंगे, क्योंकि जब मैं कंटेंट आपका बना रहा था, जहाँ से मैं PDF बनाता हूँ, आप सब जानते हैं, एक क्रम से 2017 के क्वेश्चन लगे हुए थे। जब मैं उन्हें सॉल्व कर रहा था तो मुझे लगा एक बार को कि यार
इतना टफ तो नहीं है जितना कि हल्ला मचाया जा रहा है, इतना टफ तो नहीं है जितना बच्चों से बात होती है, विद्यार्थियों से बात होती है, जितना उनके अंदर खौफ भरा हुआ है। एक बात ये भी है प्यारे साथियों कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ होता है ना, वो हमें इजी लगता है, क्योंकि घर पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने में और एग्जाम हॉल में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत अंतर है। बहुत ज़्यादा प्रेशर उस दिन रहता है जिस दिन आपका एग्जाम होता है, आता हुआ सवाल गलत होता है, यहाँ तक कि आंसर सही निकालने के बाद भी गोला भरने तक में मिस्टेक होती है। आप बी भर रहे थे और प्रेशर में आपके दिमाग ने काम नहीं किया, सी पे पेन रख गया और सी भर के चले आए। ऐसी भी सिली मिस्टेक्स बच्चों से होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा प्रैक्टिस भी डिस्टर्बेंस में बैठ के करो भाई, और मॉक पेपर की खूब प्रैक्टिस कर लो, OMR भरने की खूब प्रैक्टिस कर लो। लेकिन जो बच्चे समझते हैं, जो बच्चे सुनते हैं, हमारी बातों पर अमल करते हैं, उन्हें फ़ायदा भी कहीं ना कहीं हो रहा है, जो मुझे देखने को मिल रहा है। ये पहला ही सवाल आपके सामने देखो। जब भी टफ क्वेश्चन बनता है तो सबसे अच्छी बात टफ क्वेश्चन की ये रहती है कि उसमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ अप्रोच रहता है। 2017 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, सभी साथी कनेक्ट करेंगे। ये 5, 6, 7वां टाइप है मैथमेटिक्स का परसेंटेज का, और मुझे लगता है कि परसेंटेज की आखिरी क्लास ये होने वाली है। इसके बाद हम बहुत बच्चों की डिमांड है कि प्रॉफिट लॉस और CISI करवाओ भैया। बहुत बच्चों की अलग अलग चैप्टर्स की भी डिमांड है। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बताऊं, सभी की डिमांड एक साथ तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, क्रम जारी है, लगातार मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट, बहुत शानदार चीज़ें लेकर आ रहा हूं। इस सवाल से 153 नंबर क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूं। पहले सवाल को पढ़ें। एग्जाम में इतना बड़ा सवाल पढ़ने में भी 30-40 सेकंड लगते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं सेल्फ स्टडी यदि आपकी अच्छी होगी तो ऐसे सवाल को पढ़ के एक बार में आपकी समझ में क्वेश्चन आएगा। और वहीं सेल्फ स्टडी किसी बच्चे की कमजोर होगी तो सवाल को पढ़ने में ही वो 2-3 बार घूमेगा, 2-3 बार घूमने में 2 से 3 मिनट खराब करेगा और मेरिट लिस्ट से और कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। मेरे भाई, ऐसा नहीं करना। आप सवाल को समझें। एक व्यक्ति है जिसने 25 लाख की वसीयत करी, निम्नलिखित तरीके से एक ट्रस्ट को 15% दे दिए। आप दिमाग में बनाते चले इमेज की, इतने 25 लाख थे, 15% एक ट्रस्ट को दे दिए, बचे 85%। शेष इस तरह विभाजित किया गया कि उसकी पत्नी 2 बेटियों को समान हिस्सेदारी प्राप्त करती है। पत्नी 2 बेटियों के समान हिस्सेदारी प्राप्त करती है और 3 बेटों में से प्रत्येक बेटे को हर बेटी का 1.5 गुना मिलता है। यदि उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटी को मिलने वाले हिस्से से 2 गुना मिलता है तो उसकी पत्नी का हिस्सा लाख रुपए में बताओ। अब आपकी समझ में गेम आ गया होगा। टफ क्वेश्चन कुछ नहीं होता मेरे भाई। टफ क्वेश्चन में हमेशा आपसे कहता हूं कि जब भी एक क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मर्ज करके आपके सामने परोसेगा तो आपका दिमाग घूमेगा, आपको लगेगा सवाल टफ है, लेकिन कुछ भी टफ नहीं है। आप इस सवाल को करेंगे जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ इस हिसाब से देखें। सवाल में एक तो परसेंटेज घुसाया, साथ में रेशो घुसा दिया। अब इसे टैकल कैसे करना है इसे समझें। देखो, मैं झट से कुछ नहीं करूंगा। सबसे पहले सवाल को 2 भागों में तोड़ा मैंने, परसेंटेज को अलग रखा और रेशो को अलग रखा। कहाँ सॉल्व कर दूं भाई, स्पेस भी मुझे कम दिखाई दे रहा क्योंकि इतना बड़ा तो सवाल ही हो गया गुरु। तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा करके सवाल को आपके सामने सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ भाई। ये मैंने इसे छोटा कर लिया। अब यहाँ पे हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे ताकि सवाल भी आपको दिखे और सॉल्यूशन भी दिखे। मैं क्या कहता हूँ भाई, सबसे पहले इस रेशो को समझो। कौन कौन लोग हैं। एक तो उसकी वाइफ है, दूसरा उसका लड़का है। लड़के को मैं लिखूँ बॉय और लड़की को लिखता हूँ डॉटर। BW और D 3 जगह मैंने इसे डिवाइड करा। अब आप समझेंगे। थोड़ा सा कलर में डार्क करने की कोशिश करता हूं ताकि समझने में और देखने में कोई दिक्कत ना आ रही। ठीक है भाई। अब आप पहले रेशो पे आओ कि किस रेशो में उसने बांटा है पैसे को, आप समझेंगे। देखो, यहाँ जब हम इसे पढ़ रहे थे, फिर से मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। रेशो यहाँ से बांटा, इस तरह विभाजित किया जाता है गुरु, इस तरह विभाजित किया जाता है। उसकी पत्नी 2 बेटियों के समान हिस्सेदारी प्राप्त करती है, यानी पत्नी को 2 बेटियों के समान मिलता है। 3 बेटों में से प्रत्येक को बेटी से 1.5 गुना, यानी कि मैं कहूँ एक बेटे को 1.5 गुना मिलता है बेटी से, यानी इसे 1 मिलेगा तो इसे 1.5 या 3/2 कुछ भी लिख दूँ, दोनों बात है। ठीक है। यदि उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटी से मिलने वाले हिस्से का 2 गुना, यानी बेटी से 2 गुना पत्नी को, ये रेशो आपके सामने आ गया। अब इसे यदि दशमलव को हटाऊं तो मैं 2 से गुणा कर सकता हूँ। ये 4 बना, ये 3 बना और ये 2 बना। ये रेशो मेरे सामने आ गया। ये बना रेशो, यानी वाइफ तो एक ही है, एक बेटी को 3 यूनिट मिलेंगे, एक लड़के को 3 यूनिट मिलेंगे और एक
बेटी को यानी डी जहाँ दिखाई दे रहा है डॉटर को 2 यूनिट मिलेंगे, यानी मैं कह सकता हूँ वाइफ को 4 यूनिट पैसा मिलेगा, एक बेटे को 3 यूनिट और एक डॉटर को 2 यूनिट। अब इसमें आपको सवाल में एक चीज़ दिखाई दी कि उसके 3 बेटे हैं, इसको मैं अलग पेन से लिखने की कोशिश करता हूँ, 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, ये बात समझ में आई, और वाइफ तो एक ही है। अब मुझे बताओ इन्हें पैसा कितना मिलेगा, ये तो इनके हिस्से की बात हुई। पैसा अगर एक बेटी को 2 यूनिट मिल रही हैं तो 2 को 4 यूनिट मिल जाएंगी, अगर एक बेटे को 3 यूनिट मिल रही हैं तो 3 को 3 या 9 यूनिट मिल रही होंगी, और वाइफ को 4, एक ही वाइफ है तो भैया इसे 4 यूनिट मिल रही होंगी। इसका मतलब 9 और 4 13 और 4 17 यूनिट लगभग मुझे यहाँ टोटल दिखाई दे रही हैं। इसी सवाल ने कहा कि भैया कि ये जो 17 यूनिट है ना, अब इसकी पत्नी का हिस्सा बताना, यानी इस 4 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इस 4 यूनिट का मान हमसे पूछ रहा है। अब इस सवाल को मैं सॉल्व करता हूँ आपके सामने। आप मुझे बताइए टोटल इस आदमी के पास 25 लाख रुपए थे, यहाँ सॉल्व करता हूँ। टोटल 25 लाख रुपए इसके पास थे, 25 ही लिखता हूँ, लाख को मैं हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए। 25 लाख में से 15% इसने कहीं दे दिए तो बचे 85%, इतना बचा। अब ये जो जितना पैसा बचा है यहाँ जो दिखाई दे रहा है, ये जो बचा पैसा है ये 17 यूनिट की वैल्यू है, यानी ये वैल्यू 17 की है। निकालनी कितने की है? 4 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालनी है। ये है इस सवाल का सॉल्यूशन। आप इधर उधर देखेंगे, मैं कहता हूँ जब क्वेश्चन एक स्टेप आगे जाके पूछ रहा है तो एक स्टेप आगे जाके हमें सोचना भी है सवाल को। आप मुझे बताओ, आपने इसे काटा 17 पंजे 85, 5 बार कटा, और ये 17 पंजे 85, 4 से ये काटा 25 बार, 25 से खत्म हो गया, यानी 5 बचा ऊपर, यानी कि 5 लाख इस सवाल का उत्तर होगा। यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब लगाकर आप इस तरह से आगे बढ़ सकते थे। आपने देखा कुछ नहीं था, केवल सोचना था। सवाल को 2 भाग में उसने तोड़ा, मैंने भी 2 भाग में करा। पहले मैंने अनुपात को अलग किया और परसेंटेज वाले कंसेप्ट का इस्तेमाल करके मैंने ध्वस्त कर दिया 2 स्टेप में पूरे सवाल को। अब मैं इसे पूरा बड़ा कर देता हूं जो एक पूरी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन है आपके सामने। पहला स्टेप यहाँ मैंने लिखा, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पहला स्टेप है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और दूसरा स्टेप यहाँ, और आखिरी फाइनल, यानी 2 स्टेप में क्वेश्चन ने अपना दम तोड़ा। मुझे लग रहा है कि 1.5 से 2 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको एग्जाम में लग जाते, और लग जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे क्वेश्चन में 2 मिनट। अब अगला सवाल देखें। सवाल मेरे सामने है और मुझसे कह रहा है भैया कि प्रत्येक दिन जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या समान मानते हुए जनसंख्या का प्रतिशत का पता लगाएं यदि जन्मदिन लीप वर्ष के फरवरी के अंतिम दिन आता हो। यानी ये पूछ रहा है कि लीप वर्ष है, फरवरी के अंतिम दिन में, लीप वर्ष में एक दिन में कितने बच्चों का जन्म हुआ, उनका परसेंटेज बताना है। तो बहुत आसान सा सवाल है, कुछ भी दम सवाल में नहीं। मैं कहता हूं कि एक दिन में एक बच्चा जन्म ले रहा, उसने कहा समान मान लो, मैंने कहा समान मान लिया। एक दिन में एक बच्चा जन्म ले रहा, आप सब जानते हैं लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। 366 यानी 366 का एक कितना परसेंट है ये मुझे निकालना हो। 100 का गुणा करेंगे और इसकी वैल्यू आप निकाल देंगे। जब कैलकुलेशन करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये 3 बार 36 या 108 होते, 3 बार जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा। 0.2 आते ही आप ऑप्शन पे देखेंगे 3 ऑप्शन तुरंत गलत हो जाएंगे, एक ही ऑप्शन बचा जो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से जा रहा था, तो ऑप्शन डी लगाकर आप आगे बढ़। देखें 2017 का सवाल है, ये वही 2017 है जिसका हुआ आपके मन में है कि पता नहीं क्या तोप 2017 वाले एग्जाम में पूछी गई थी। सवाल देखें, एक कक्षा में 20 लड़के और 40 लड़कियां हैं, 20 लड़के और 40 लड़कियां, उनमें से प्रत्येक को केक वितरित किया जाता है। किसी विशिष्ट दिन पर, स्पेसिफाइड डे को, प्रत्येक लड़के को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कियों की कुल संख्या के 15% के बराबर है, जबकि प्रत्येक लड़की को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कों की कुल संख्या के 40% के बराबर है। 4 दिनों का केक पूछ रहा, कितना होगा? बहुत आसान सा सवाल है, आप इसे देखें। आप पहले निकालें। देखो सबसे पहला अप्रोच में इसमें यही लेता, 4 दिनों का पूछ रहा तो मैं सबसे पहले देखता, ऐसा तो नहीं है केवल एक ऑप्शन मुझे मिल जाए जिसमें 4 का भाग जा रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चारों ही ऑप्शन मुझे ऐसे मिल गए जिनमें 4 का भाग जा रहा है, तो ऐसे केस में क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलावा और कोई चारा है नहीं। मुझे बताओ एक लड़के को कितना मिल रहा है? प्रत्येक लड़के को लड़कियों की कुल संख्या के, यानी लड़कों बी यहाँ लिखूँ, लड़के को कितना मिलेगा? लड़कियों की कुल संख्या 40, इसका 15%। तो आपकी समझ में आया, 5 या 15, 20 और ये 6, 2 बार कटा, 3 दूनी 6 यूनिट तो मिली एक लड़के को। यही मैं लड़कियों की बात करूं तो लड़कियों को केक मिल रहा भैया लड़कों की कुल संख्या यानी 20 का 40% इतना मिल रहा है, तो ये 8 यूनिट लड़की को मिली, 8 यूनिट लड़की को मिली। ये कह सकता हूँ भाई एक लड़के को 6 यूनिट मिल रही हैं, 20 लड़के हैं तो 6 दूनी 12, 120 यूनिट टोटल इन्हें मिल रही होंगी लड़कों को एक दिन में, और 40 लड़कियां हैं तो 40 गुणा 8 करोगे, 8 चौके 32
यानी 320 यूनिट मिल रही होंगी लड़कियों को, यानी एक दिन में एक लड़के को 120 यूनिट केक के और एक लड़की को 320 यूनिट केक के। तो एक दिन में और ये पूछ रहा है 4 दिन का, तो 120 और 320 तो हुआ एक दिन का, 0 4 640, 640 गुणा 4 करोगे, 0 4 चौक 16 का 6 हाथ से लगाए। ये कहाँ से गड़बड़ हुई, 3 और 1 4, ये 440 आएगा भाई, 4 चौक 16 और 17, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का इस तरह से जवाब लगाकर आप आगे बढ़ जाएंगे। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अब आपकी समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आपके सामने है भैया, क्या कह रहा है ये सवाल, इसे भी भैया देखते हैं। ये महाराज कह रहे हैं प्यारे साथियों कि जब पहली संख्या के 80% को दूसरी संख्या के 40% से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 के बराबर होता है। यदि दूसरी संख्या 5वीं सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 5वीं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो पहली संख्या के 6/11 के 5/8 के 2/7 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहली चीज तो आपको हमेशा यही देखनी है कि पूछ क्या रहा है। देखो कोई भी यहाँ संख्या आएगी, इस संख्या के 6/11 का 5/8 का 2/7 पूछ रहा है, ये वाली चीज पूछ रहा है। आप मुझे बताओ 6/11, 5/8 और 2/7 का मान पूछ रहे। तो सबसे पहला अप्रोच मेरा ऐसे सवाल में यही रहेगा, मैं इसे काटता हूँ भाई, ये 2 से कटा 4 बार, फिर मैंने ये नीचे 2 बचा, ये 3 बचा। मेरी समझ में एक चीज़ तो ये आ रही है कि ऊपर एक तो 5 मुझे दिखाई दे रहा है और एक ऊपर 3 मुझे दिखाई दे रहा है, यानी जो भी उत्तर होगा उसमें 5 का भाग जाएगा और 3 का भी जा सकता है, क्योंकि नीचे आप देखें हर में 7 है, 11 है और 2 है। यदि भाग नहीं जाता तो दशमलव में भी कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि इसका कहने का मतलब है जो भी संख्या ये निकलेगी पूरी कैलकुलेशन से, यहाँ जो दिया हुआ है वो संख्या 11, 2 और 7 से कट रही होगी और 5 और 3 अंत में बच जाएगा मेरे पास, क्योंकि जो भी उत्तर होगा उसमें 5 और 3 से गुणा हो रहा होगा। तो ऐसी केस में देखें तीनों ऑप्शन यहाँ गलत हो जाते हैं। मैं केवल 5 और 3 के हिसाब से ऑप्शन ए को लगा सकता था, केवल इस आधार पे। दूसरा तरीका इसे डिटेल में सॉल्व करने का है, तो डिटेल में मुझे लग रहा है कोई बड़ी बात है नहीं इसे सॉल्व करने में। डिटेल में एक संख्या हो जाएगी भाई, दूसरी संख्या जो 5वीं अभाज्य संख्या है सबसे छोटी, वो 11 हो जाएगी। सब लोग जानते होंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, पहली 2, दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7 और 7 8 9 10 11 हो गई। 5वीं 11 7 77 पहला नंबर हो जाएगा। फिर उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करते चले जाएंगे, तो इस तरह बेसिक से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आपको एग्जाम में अप्रोच लेनी है। अप्रोच कैसे ली जाती है ये आपको समझना पड़ेगा, आपको बिल्कुल लास्ट में जाना पड़ेगा एग्जाम में। सबसे पहले आपको यही सोचना है कि भाई तू पूछ क्या रहा है और मुझे निकालना क्या है। जैसे ही आपको पता चलेगा कि ये वहाँ से पूछ क्या रहे हैं, तो आपकी समझ में ये बात तो आ ही जाएगी कि जो भी मेरा उत्तर आना है गुरु, जो भी मेरी संख्या पहले निकलेगी पहली, फिर उस संख्या का 6/11 निकालूंगा, फिर उस संख्या का 5/8 निकालूंगा, फिर उस संख्या का 2/7 निकालूंगा। आप मुझे बताओ हर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो 5 को काट रहा हो, यानी उत्तर में 5 का भाग जा रहा होगा। इस आधार पर भी इसको लगा के आप आगे बढ़ सकते थे। 157वां क्वेश्चन आपके सामने गुरु जी। 57वां क्वेश्चन कहता है बच्चे कि एक कॉलेज है जिसमें छात्रों की कुल संख्या 2,500 है, 55% लड़के हैं, बाकी लड़कियां हैं। 2017 में छात्रों की कुल संख्या में 12% की वृद्धि हुई और लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात सेम रहा। वर्ष 2017 में कुल संख्या बताइए। आप मुझे बताइए, यदि मैं केवल अनुपात की बात करूं आपसे, मैं कहूं 55% दे रखा है, मैं कहूं ये 100 है तो 55 हो जाएंगे बॉयज़, यानी लड़के बॉयज़ हो जाएंगे 55 और लड़कियां हो जाएंगी 45। कुछ तो बच्चे ऐसे करेंगे, कुछ 55% को डायरेक्ट फ्रैक्शन करेंगे, 5 से भाग देंगे तो 11/20 आ रहा होगा। तो ऐसे केस में आप इसे 11/20 भी लिख सकते हैं, 5 से काट के, ये 11 बार या 9 बार। आप मुझे बताओ, इसमें मुझसे पूछा है गर्ल्स की, यानी जी की वैल्यू, इसे मैं गर्ल्स कहता हूँ, 9 की वैल्यू निकालनी है 2017 में। ये 2016 का रेशो है, लेकिन वो कहता है कि 2017 में रेशो तो सेम ही रहता है। भाई जो रेशो सेम रहता है तो लड़कियों की संख्या निकालनी है, यानी 9 की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। यानी जो भी उत्तर आएगा अंत में, जो भी मैं कैलकुलेशन करूंगा उसमें 9 की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। 9 की वैल्यू निकालने का मतलब 9 का गुणा हो गया उत्तर में, जो भी उत्तर आएगा उसमें 9 का भाग जाना चाहिए। आपने ऑप्शंस पे एक नज़र डाली तो ये ऑप्शन खत्म हुआ, 5 3 8 1 9, ये ऑप्शन खत्म हुआ, ये ऑप्शन खत्म हुआ। केवल एक ही ऑप्शन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था जिसमें 9 का भाग जा रहा था। तो इस आधार पे भी मैं इस क्वेश्चन के गांठें तोड़ सकता था, इस आधार पे भी मैं इस क्वेश्चन की क्या कहते हैं उसे, खटिया खड़ी कर सकता था। आपकी समझ में मुझे लग रहा है ये बात आ गई होगी कि ये 2017 का ही क्वेश्चन है। बस
तरीका अंतर अप्रोच का है, बस अंतर तरीके का है कि कैसे आप सवाल को सोच पा रहे हो। 158वां क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं भैया। कह रहा है पहली संख्या का 70%, दूसरी का 45%, तीसरी का 30% और इन सब का योग 30 के वर्ग से 1020 अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी भी है। दूसरी संख्या प्रथम संख्या के बीच के अंतर का भी 30 का वर्ग है, इनका अंतर भी कह रहा है। तीसरी संख्या के 5/7 भाग का 63 का 40%। अब फिर मैं कह रहा हूं आपको हमेशा देखना है कि निकालना क्या है। मैंने कहा ये थर्ड नंबर है, इसका 5/7 का 63%, 63/100 का 40%, 4/10 लिख दो, बहुत होशियार लोग 2/5 भी लिख सकते हैं। आप मुझे बताओ 7 से काटा, ये 9 बार कट गया 63। जैसे ही आपको 9 दिखा ऊपर, आप मुझे बताइए हर में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिससे 9 कटता हो, यानी 9 को अंत तक रहना पड़ेगा। और मैंने 9 की डिविजिबिलिटी कब से पढ़ा रहा हूँ, जब से बेसिक गणित पढ़ा रहा था तब से 9 की डिविजिबिलिटी पढ़ा रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि सवालों में 20%, 30% सवालों में 9 की डिविजिबिलिटी काम कर रही है। अब वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ऐसा भी नहीं कि मैं क्वेश्चंस घर से बना के ला रहा हूँ जिनमें 9 की डिविजिबिलिटी लग रही हो, और वो भी 2017 वाले हुआ सवाल में। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि उत्तर जो भी होगा उसमें 9 का भाग तो जाएगा ही। ये बात मेरी समझ में आ गई। मैंने देखा 8, 2, 10, 6, 16 9 का भाग नहीं जाता, 8, 2, 10, 4, 14 नहीं जाता, इसमें 9 का भाग जाता, इसमें नहीं जाता। तो ऑप्शन बी केवल इस आधार पे भी मैं लगा देता। आप इसकी कैलकुलेशन करते रहें। पूज्य गुरुजी ने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, फ्रैक्शन मेथड सिखाया है, रेशियो मेथड सिखाया है, एक्स वाई के मेथड सिखाए, आप इसमें लगाते रहो। जो बच्चा जानता है कि कैसे सवाल की गांठें तोड़नी है, वो इस तरह से सवाल की दही तोड़ के आगे चला जाएगा। 159वें क्वेश्चन पे पहुंच जाएगा भैया, आप लगे रहना उसी पे। किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है। सवाल आपकी समझ में आ रहा है भैया। एक संख्या का 40% है, दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है। इसने कहा कह रहा है दूसरी संख्या ऊपर उल्लिखित अंतर के 3 गुने से 90 कम है, तो पहली संख्या के 4/5 हिस्से का मान दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखो, अब यहाँ सवाल बदला, 4/5वें हिस्से का मान पूछ रहा और उसका परसेंटेज पूछ रहा, तो यहाँ थोड़ा टफ हो गया। यहाँ किसी अप्रोच से डिविजिबिलिटी रूल से काम नहीं चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम 1 मिनट में तोड़ देंगे। देखो कैसे तोड़ देंगे, आप मुझे एक चीज बताओ। इसने कहा यदि दूसरी संख्या ऊपर उल्लिखित अंतर कितना उल्लिखित है गुरुजी, आप कहेंगे 330 उल्लिखित है भैया अंतर। इसके 3 गुने से 33 या 99, यानी कि 990 से 90 कम है, 90 कम कर दो, यानी कि दूसरी संख्या मैं यहाँ लिखूँ, सेकंड नंबर मिल गया मुझे 900। सिंपल बात है, एक नंबर यानी दूसरा नंबर मुझे प्राप्त हो गया 900। अब मुझे बताओ पहला नंबर निकालना हो तो ये कंडीशन दे रखी है, आपके सामने कंडीशन दे रखी है ये वाली। इसे मैं साफ करता हूँ। आपके सामने कंडीशन दे रखी है ये कि किसी संख्या का, पहली संख्या ये है 40%, दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है। आप मुझे बताओ 90 का मैं आपसे 30% पूछूं, 900 का दे देखो 900 का यदि मैं आपसे कहूँ 30% कितना होगा, 9 या 27, आप कहेंगे 270 होगा भैया। इससे 330 अधिक है, यानी इसमें और 330 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, आप देखोगे 0, 7, 3, 10 जीरो वहाँ से ले, यानी ये हो गया 600 हो गया। ये कितना है, ये 600 तो 40% है पहली संख्या का। यदि मैं आपसे कहूँ फर्स्ट नंबर क्या होगा, यहाँ लिखने की कोशिश करूँ तो ये 600 है ना, ये 40% है पहले स्टेप के हिसाब से। संख्या क्या होगी आप मुझे बताओ, 15 चौके 60 होते हैं, ये 15 बार कटा तो 1500 हो गया दूसरा नंबर। तो मुझे मिल गए, पहला नंबर 900 मिला, दूसरा नंबर 1500 मिला। कह रहा है तो पहली संख्या का 4/5 हिस्सा, यानी इस 15 का जब आप 4/5 निकालोगे तो 5 या 15 कितना हो गया, 1200। ये जो 1200 है भैया हिस्से का मान दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, ये 900 का कितना परसेंट है। आप मुझे बताओ, इसे करोगे 4/3, यानी कि 1 1 सही 1/3 की वैल्यू पूछ रहा है। 1 तो होता है 100% और 1/3 होता है 33%, यानी कि 133.33 आ रहा होगा। आपने ऑप्शन देखे, ऑप्शन बी यहाँ आपको मिला। क्या दम था सवाल में। मुझे लग रहा है 1 मिनट से ज़्यादा इस सवाल को करने में नहीं लगना चाहिए था। और ये भी प्यारा सा सवाल उसी हुआ पेपर में आया था जिससे हम सबको डर लगता है, 117 2017 के पेपर में आया था। आप अगला सवाल देखें, 160 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में रखता हूं और देखें कितना बड़ा सवाल है और कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है। देखो 5 व्यक्तियों की बात कर दी, ABCDE 5 व्यक्ति हैं। इसमें कहा इस तरह वितरित किया जाता है, A को 15%,
25% सी को, 30% ई को, 20% डी को, यानी परसेंटेज के हिसाब से रेशो दे दिया इसने सबका। मैं इसे अलग लिख लेता हूँ, ए बी सी डी और ई, इनका मैं रेशो बनाने की कोशिश करता हूँ। जितने परसेंट जिसको मिल रहा, ए को 15% परसेंट नहीं बना रहा मैं, 15% मिला, बी का इसने बताया नहीं, सी को कहा 25%, डी को कहा 20% और ई को कहा 30%। ठीक है भैया, देख लेना इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी सवाल को पढ़ने में, क्योंकि ये क्रम को बदल दे रहा है। देखो डी को लास्ट में बता दिया ताकि बच्चा पढ़ते पढ़ते क्रम सॉल्यूशन में गलत कर दे और उसका जो है सॉल्यूशन ही गलत हो जाएगा। आप मुझे बताओ, यदि 100% कोई चीज़ पूरा होती है तो 30, 20, 50, 25, 75, 85, 90% ये बट गया, तो बी के हिस्से में कितना आया? आप कहोगे बी के हिस्से में 10% आया गुरुजी। अब चाहो तो इसका रेशो बना लो, रेशो चलो बना ही लेता हूँ। अब चाहो तो इसका रेशो बना लो। रेशो कैसे बनेगा भाई? 5 से काट दो सबको, 5 × 15, 5 × 2 = 10, 5 × 25, 5 × 20, 5 × 30, ये रेशो मुझे मिल गया। हम चाहते तो ऊपर वाले रेशो से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती, इसका कोई मतलब है नहीं। अब सवाल मुझसे कह रहा भाई साहब कि आप मुझे बताएं, एक उसने कहा केक की कीमत 150 रुपये है 1 किलो की, यानी 1 यूनिट की 150 रुपये है, तो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्राप्त हिस्से के अनुसार भुगतान करता है। बी और ई दोनों द्वारा मिलाकर भुगतान की गई राशि बताओ। जैसे ही मैंने बी और ई के बारे में पूछा, मैंने बी और ई को देखा, मैंने देखा बी को 2 यूनिट मिल रहे हैं, ई को 6 यूनिट मिल रहे हैं, यानी कि 8 यूनिट मिल रहे हैं। आप चाहें तो 8 यूनिट का, देखो 40 किलो केक है, आप समझें 40 किलो को पहले इसमें बांटो, ये टोटल कितना? 6 और 4 10 और 5 15 और 5 20, 20 यूनिट की वैल्यू सवाल में 40 किलो के बराबर है, तो 8 की निकालनी है। 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 16 किलो के बराबर, और पूछ रहा है कि कितने पैसे का है? 1 किलो 150 रुपये का, देखो यहाँ दे रखा 1 किलो 150 रुपये का, तो 16 × 150 आपको करना था। 16 × 5 = 80 कि 0 हासिल 8, 16 1 16 और 8 होते हैं भैया 2400 आ जाता है इसका जवाब। अब किसी बच्चे के मन में ये बात आ सकती है, भैया जैसे ही यहाँ आपको, जैसे ही मुझे यहाँ 8 मिला था, मुझे पता चला कि 8 यूनिट की मुझे वैल्यू निकालनी, तो क्या मैं ये नहीं देख सकता था कि कौन से ऑप्शन में 8 का भाग जा रहा है? बिल्कुल मैं देख सकता था। तो 8 के भाग के लिए सबसे पहले मैं यही देख लेता। मैं आपको बताता हूँ तरीका, ऐसे ही मैं करता जैसे आप सोच रहे हैं। जैसे ही मुझे पता चला 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, मुझे पता चल गया कि जो भी उत्तर होगा उसमें 8 का भाग तो जाएगा ही। पूज्य गुरुजी, जैसे ही मैंने ऑप्शन को चेक करना शुरू करा, मैंने देखा 4 से ही इसमें भाग नहीं जाता, तो 8 से तो जाएगा ही नहीं। 4 से इसमें भाग जाता है, 4 से इसमें भी भाग नहीं जाता, 8 से भी नहीं जाएगा, 4 से इसमें भी नहीं जाता, 8 से भी नहीं जाएगा। तो केवल यहाँ पर भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। पूरा सॉल्व करने की भाग दौड़ में ना हम भूल जाते हैं अप्रोच लेना। ये मैंने आपको लाइव दिखाया, क्योंकि ये क्वेश्चन यही हो गया था। जैसे ही आपको 2 और 6 दिखा, 8 यूनिट की वैल्यू निकाल, 8 यूनिट का मान निकालना था, 8 यूनिट कितने रुपए का होगा। तो ऐसे भी इस सवाल को किया जा सकता था और 20 सेकंड अपने बचाए जा सकते थे। आ गई बात समझ में कि नए दीवानों को देखें तो अच्छा लगता है। हम भी ऐसे ही थे, नए दीवानों को देखें तो अच्छा लगता है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में, बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे। हम भी लपक के जलते थे, बिल्कुल सरारे जैसे थे। नए नए थे तो हम भी तुम्हारे जैसे थे। दोस्त, गाली देना बहुत आसान है। कमेंट में लिख दिया, अरे गुरुजी ये वाले सवाल तो अब नहीं आते, आपके ही टाइम पे आया करते थे। कमेंट में लिख दोगे, अरे गुरुजी बच्चों वाले सवाल मत करवाओ, अरे गुरुजी इसे तो ऐसे नहीं ऐसे भी कर देता। प्यारे साथियों, जब गुरुजी ने सवाल सॉल्व कर दिया, उसके बाद उस पर टिप्पणी करना बहुत आसान बात है। लेकिन प्यारे साथी, जो मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ, जो मैंने 10 साल में सीखा है ना, खुद पढ़ के, तमाम टीचरों से पढ़ के, खुद उसमें डेवलप करके नए नए तरीके, और अपने अनुभव से बच्चों को पढ़ा के, किताबें पढ़ के, वो सारा निचोड़ है इन वीडियोस में। आप क्या करते हैं? आप नंबर्स के पीछे भागते हैं कि अच्छा फलाने गुरुजी के ना व्यू ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब फलाने गुरुजी बढ़िया पढ़ाते होंगे। ये गलती हम और आप कर रहे हैं। इन चक्करों में नहीं पढ़ना। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी गुरुजी के व्यू अच्छे हैं तो वो पढ़ाने में अच्छे नहीं है। बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं यार। वो कंपनियां हैं, 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार, 10-10 हज़ार करोड़ की कंपनियां हैं। वो एडवर्टीजमेंट अपने चलाते हैं, वो पूरा मार्केट एक तरफा कर देते हैं भाई। वो एक तरह से पूरे ब्रेन में घुस जाते हैं आपके। इतने ऐड उनके गिरते हैं, इतने नोटिफिकेशन उनके गिरते हैं आपके फ़ोन में कि आपको फुर्सत ही नहीं है कुछ और देखने की। आप सही कंटेंट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे कभी। तो इसीलिए कहता हूं बच्चे, हमेशा खुद को जागरूक करके, खुद को जागते हुए
एकदम अपडेट रहते हुए कि चल क्या रहा है चारों तरफ। इसीलिए मैं जोर देता हूं कि सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी। वीडियो देखना अपनी जगह, उसका अपना रोल है। 20%, 20%, 1/4 ओनली। इससे ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी किसी वीडियो को। आप यदि 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे वीडियो, 3 घंटे आप प्रैक्टिस करें, किताब से पढ़ें, खुद से पढ़ें, किसी और तरीके से डिस्कशन से पढ़ें, सवाल लगाएं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बच्चे। इससे ज़्यादा यदि आप दे देंगे तो फिर दिक्कत है बेटा, सिलेक्शन में समस्या सिलेक्शन में फंसेगी, आएगी। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, मेरी जो एडवाइस है उस पर थोड़ा सा काम करना, और मेरी जो मेहनत है ना इसका थोड़ा ख्याल रखना। इस मेहनत की आप वैल्यू करना, इस मेहनत की आप वैल्यू करना। मैं देखता हूँ कि जिस टीचर को कुछ भी नहीं आता, जो केवल एक्स पे चल रहा है, केवल बेसिक पे चल रहा है, एक अप्रोच उसे नहीं आती, एक अप्रोच उसने बच्चे को नहीं सिखाई, वो टीचर भी 10 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठा है, तो दिल दुखता है यार तुम्हारे गुरु का। कहता यार मैं इतनी अच्छी चीज़ें बच्चों को देता हूँ फिर भी पता नहीं क्या हो जा रहा है। ये तो बूस्ट करना चाहिए था, वायरल होना चाहिए था। खैर ये सब बातें मैं छोड़ता हूँ। ये आप कहेंगे कि ये आदमी अपनी सेखी बघारने लगा है शायद। खैर आप निश्चित ही सब्सक्राइब करवाएं चैनल को अपने साथियों से, कहने का मतलब इतना था है। सभी साथियों से आप चैनल को सब्सक्राइब करवा के रखें ताकि कंटेंट हमारा पहुँचे, बच्चों तक पहुँचे, जिनके लिए बन रहा है उन विद्यार्थियों तक पहुँचे। क्योंकि सबके बस की भी बात नहीं है इन अप्रोचेस को पचाना। ये अप्रोचेस वही बच्चा पचा सकता है जिसे बेसिक सारे आते हों, जिसे सारे फ्रैक्शन मेथड, रेशो मेथड सारे क्लियर हों, वही बच्चा इसे पचा भी पाएगा मेरे भाई। तो अगला सवाल आपके सामने है, 161 नंबर सवाल। कह रहा है एक किसान के पास कुछ चावल हैं, 60% चावल बेचता है, बाकी बचे में से 20%। कल परसों वाली वीडियो में कुछ चीज़ें मैंने बताई थी, जब बचे में से कह देगा तो कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। बचे में से 20% उपयोग कर लेता है, अगले दिन शेष 80% को बेचता है और स्वयं अपने लिए बाकी का उपयोग करता है। कुल चावल का कितना प्रतिशत उसने उपयोग करा? बहुत आसान सा सवाल है। आप वही तरीका है, ट्री वाले मेथड से जाता हूँ। मैं कहता हूँ 100 यूनिट इसके पास चावल के थे, 60 इसने बेच दिए। अब बताइए बचे कितने? आप कहेंगे गुरुजी इसके पास 40 बचे। इस बचे हुए 40 में से 20 का इसने 20% का, 40 का 20%, 4 दूनी 8 का इसने उपयोग कर लिया। उपयोग वाले को मैंने डिब्बे में, इस वाले में चौकोट डिब्बे में रखा। अब कह रहा है बचा हुआ। आप मुझे बताइए कितना बचा? आप कहेंगे गुरुजी 32 बचा है इसके पास। अब जो 32 बचा है इसमें से 80% बेच दिया। 32 का 80% यदि मैं आपसे निकालने के कहूँ तो 80% जो बच्चे डालते हैं सीधा 4/5 भी लिख देंगे। आप मुझे बताइए 4 दूनी 8 और गुणा 10 कर दूं तो सीधे 8 का गुणा कर दें इसमें। 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगाए, 8 24 और 1 25। कुछ बच्चों की समझ में नहीं आया होगा कि 8 का गुणा गुरुजी ने कैसे कर दिया, तो वो थोड़ा सा समझेंगे बात को। तो 25.6 यहाँ पर इसने सही आ रहा है क्या? 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 24 और 1 25 और 10 लग गया 25.6 यानी 80% को बेच दिया। आप मुझे बताइए 32 में से 25.6 को बेच दिया तो गुरुजी के पास बचा कितना? तो आप कहेंगे गुरुजी इसके पास 26 और 6 32 यानी कि 6.4 बच गया। 6.4 ये बच गया। तो अब मुझे बताइए 8 तो पहले इसने उपयोग किया था, 6.4 यहाँ उपयोग किया है, 8 और 6 14.4 यानी कि ऑप्शन डी। इस सवाल का जवाब इस तरह से आप लगाकर आगे बढ़ जाते। कुछ नहीं है, आप ढूंढने लगते हैं कि मुझे रफ कॉपी चाहिए, अलग स्पेस चाहिए तभी क्वेश्चन होगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ भी बहुत आसानी से इसने कर रखा है। मुझे लग रहा है इस बार तो किताब ने हमसे भी आसान तरीके से कर दिया। 60% बेच दिया, 40 बचा, 40 का 20% 8 बचा, इसका 32 नहीं इसने तो यहाँ पर भी कर रखा है। तो ये बड़ा है थोड़ा सॉल्यूशन, इस पर हम नहीं जाएंगे। इस सवाल को देखें भाई, 162वां क्वेश्चन हमारे सामने है। समझेंगे और सवाल को करने की मेरे साथ कोशिश करेंगे। गुरुजी एक परीक्षा में भाग लिया, एक छात्र ने 5 परीक्षण थे, ठीक है भैया, 5 परीक्षण थे या 5 सब्जेक्ट थे या ABCDE कैसे भी 5 हम मान लेंगे। आखिरी में से प्रत्येक के लिए आवंटित अधिकतम अंक पहले 3 के आवंटित अंक के 2 गुने थे। यानी मैं कहूँ पहले 3 100 नंबर के पेपर थे तो आखिरी के तो 200 नंबर के थे। आप चाहें तो एक नंबर का मान सकते हैं, आप जो मर्जी मान लीजिए, आपका काम चल जाएगा। लेकिन जब परसेंटेज की बात होती है मैं 100 मानता हूँ
क्योंकि 100 पे प्रतिशत निकालना आसान होता है। जैसे 100 का 60% लिखा है तो सीधा 60 हो जाता है, 50 लिखा है सीधा 50 हो जाता है। इसलिए मैं 100 मानना ज़्यादा ईजी समझता हूँ आप लोगों के लिए। बाकी कुछ चीज़ों में फ्रैक्शन मेथड भी काम करता है। फ्रैक्शन मेथड कुछ नहीं है, जो बच्चे बेसिक जानते हैं वो जानते हैं कि 100 मानने वाले का एक स्टेप कम होता है केवल फ्रैक्शन मेथड, और कभी कभी वो उल्टा फंसा भी देता है क्वेश्चन को। तो इसलिए 100 वाला अप्रोच सबसे अच्छा होता है। कभी कभी फ्रैक्शन वाला भी बहुत अच्छा हमारे लिए काम आता है। तो इतना तो सब आप सीख ही जाएंगे, आप लगे रहिए हमारे साथ। तो मैं कहता हूँ 5 सब्जेक्ट उसके पास थे और मैं यहाँ लिखता हूँ ABCD और E, ये 5 सब्जेक्ट हैं। मैंने कहा 100 नंबर के हैं पहले 3 और आखिरी के 2 सवाल के हिसाब से 200 नंबर के हैं। ठीक है, बात हो गई। पहले 3 परीक्षणों का औसत 60 है, यानी औसत का मतलब होता है कि औसत आप सब जानते हैं, यानी 60-60 इन तीनों में कह दूँ, 60-60 तीनों में आ रहे होंगे। तो चौथे परीक्षण में छात्र को 75% अंक मिले। मैं 75% आपसे कहूँ तो 200 का 75%, 100 का 75% 75 होता है, 200 का दोगुना यानी 150 हो जाएगा। कह रहा है कि इस ई में कितने परसेंट प्राप्त करे, कितने परसेंट प्राप्त करे भैया, कि उसका जो एवरेज है वो 70% रहे, कि उसका जो एवरेज है वो 70% रहे, ये कह रहा है। कुछ नहीं है सवाल में, देखो अब मुझे बताओ, आप मुझे बताओ 60-60-60 मिले हैं, एवरेज 70-70-70 चाहिए। तो यानी 3 जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये 3 जो सब्जेक्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे -30 तो यहीं पे कम पड़ गए थे, 30 तो यहाँ के बढ़ाने पड़ेंगे, प्लस 70% के लिए 140 चाहिए थे, लेकिन यहाँ 10 एक्स्ट्रा मिल गए थे। तो ओवरऑल में देखूँ तो इसे 20 कम अभी पड़ रहे हैं ओवरऑल 70 के लिए। और 5वें सब्जेक्ट में 70% है तो 70% तो चाहिए ही चाहिए, 200 का 70% 140 तो चाहिए ही चाहिए मेरे भाई। 140 के साथ साथ ये 20 भी कवर करना पड़ेगा, यानी 20 भी चाहिए, तो 160 से लाने पड़ेंगे। अब आप मुझे बताइए 200 का 160 कितना परसेंट है, तो 200 का 160 होता है 80%। 80% होगा इस सवाल का सही जवाब। अच्छा, डी आ रहा है इसमें। अच्छा, देख लेते हैं क्या हमने कोई गलती तो नहीं कर दी भाई। समझता हूँ मैं, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ भाई। कह रहा है, हाँ, एक कक्षा में एक परीक्षार्थी ने भाग लिया, 5 परीक्षण थे ABCD मैंने मान लिए, प्रत्येक आखिर में प्रत्येक के लिए आवंटित अधिकतम अंक पहले 3 परीक्षण के लिए आवंटित अंकों के दोगुने हैं। ठीक है, पहले 3 में 100-100, इनमें 200 होगा। ठीक है, छात्र का औसत अंक 60% है पहले 3 में, मैंने पहले 3 में 60 मान लिया। ठीक है, अब कह रहा है छात्र को 75% अंक मिलते हैं चौथे में मैंने 150 हो गए, 75% है। ठीक है, ये भी। इसके बाद 5वें परीक्षण में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना चाहिए, 5वें में पूछ रहा है। तो मैंने देखा 30 तो यहाँ कम है, 70% ओवरऑल मुझे करना है, तो 70-70 बनाने के लिए 30 तो यहाँ कम रह गए, और यहाँ 70% देखा जाए तो 140 से काम चल जाता, 10 यहाँ ऐसे एक्स्ट्रा हैं। तो यहाँ ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ 20 नंबर और से लाने थे। तो मैंने कहा 5वें में अगर 70% लाए तो 140 तो ऐसे 5वें में चाहिए, और 20 इसकी कमी करने के लिए और कमी को पूरा करने के लिए चाहिए। तो 140 160, 80% इस सवाल का जवाब होगा। इसमें कुछ ना कुछ गलत मुझे लग रहा है, इस सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ निश्चित ही गलत है। ठीक है, और बाकी एक बार आप देख लेंगे, सॉल्यूशन जो मैंने बताया वो एकदम सटीक है, कोई दिक्कत उसमें है नहीं, कोई समस्या उसमें नहीं है। 163वां सवाल आपके सामने। तब्बू की मासिक आय 18,000 रुपये है, 2017 में पिछले वर्ष की तुलना में 15% बढ़ गई। ठीक है भैया, और वह इसके 30% को अपना ऋण चुकाने के लिए खर्च करता है। 2017 में वह अपना ऋण चुकाने के लिए कितना खर्च करता है। खर्च देखो, बहुत आसान सा सवाल है। देखो, इसके पास 18,000 रुपये थे, 18,000 का 15% की वृद्धि हुई तो 115% निकाल दोगे। अब कह रहा है 30% अपना ऋण चुकाने के लिए खर्च करता है, तो अपना ऋण चुकाने के लिए कितना खर्च करता है, यानी 30% इसका निकालना है। चाहो तो ऐसे निकाल लो, और जो बच्चा पुराना है, हमारा पुराना विद्यार्थी, अब तक ये बात समझ गया होगा कि गुरुजी ये मुझे 18,000 दिख गया, यानी 9 गुणा 2 होता है 18। सबसे पहले तो मैं यही चेक करूँगा कि उत्तर में 9 का भाग तो नहीं जा रहा। तो आपने जैसे ही 9 की डिविजिबिलिटी चेक करी, 9 7 3 10 और 8 18, इसमें 9 का भाग जाता है। आपने देखा 9 8 दूनी 16, 7 6 15, इसमें नहीं जाता, 8 1 9, इसमें नहीं जाता, यानी कि 2 ऑप्शन मिले। केवल तुक्का ही मानना हो तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। लेकिन इस सवाल को मुझे लग रहा है सॉल्व करना हमें पड़ेगा गुरु, क्योंकि भैया बात बनने की नहीं। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हुई, 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म हुई, ये जीरो से ये जीरो खत्म हुई, तो 18 गुणा 115 गुणा 3। आप मुझे बताओ 8 5 40, इसका आप गुणा कर ही लें भैया, 18 3 54 हो गया, 115 गुणा
54 करें, 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, 4 एकन 4 2 6, 4 एकन 4, पचम 25 का 5, पचम 25, 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, 4 एकन 4 2 6, ठीक है भैया। पचम 25 का 5 हासिल 2, 5 एकन 5 2 7 और 5 एकन 5, ये मुझे मिलना चाहिए कितना, 0 6 5 0 6 5 11 के 1 हासिल 1, 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 6200। ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ इसमें हुई है भैया हमसे। क्या गड़बड़ हुई है? ओहो, मासिक आय 18,000 है भाई, इसमें 12 का गुणा भी तो करना पड़ेगा। देखो ये वार्षिक तब्बू की वार्षिक आय, पिछले वार्षिक आय से 15% की वृद्धि होती है, तो इसमें 12 का गुणा और करना पड़ेगा, 12 का गुणा और करना पड़ेगा। तो क्या आ रहा था हमारा उत्तर, उसमें 12 गुना हो जाएगा, बस आ जाएगा उत्तर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत सही। कुछ भी नहीं है इस सवाल में, कोई भी दम नहीं है, इस कैलकुलेशन को आप कर लेंगे, सवाल अपना आंसर दे देगा। यहाँ देखा जाए तो वही चीज़ इसने कर रखी है, पहले 12 का गुणा करा, फिर उसका 115% निकाला, फिर उसका 30% निकाल दिया, आ गया। 12 का गुणा हमने नहीं किया था, 12 का गुणा कर लेंगे तो ऑप्शन डी निश्चित ही आ जाएगा। ठीक है, 9 की डिविजिबिलिटी पे हम जाते दोस्त, क्यों नहीं गए? क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी से हमारा काम नहीं हुआ, क्योंकि 2 ऑप्शन हमें मिल गए। ऐसे केस में आपको अप्रोच अपना बदलना भी पड़ सकता है। 164वां क्वेश्चन 164 आपके सामने। आप देखें भैया, एक व्यक्ति ने एक घर में 5 लाख में खरीदा, किराए पर दे दिया। प्रतिवर्ष कुल किराए का 12.5% मरम्मत आदि पर मरम्मत के लिए रखता है, जो किराए में से मिलता है उसका 12.5% मरम्मत पे रखा। 1660 रुपये वो टैक्स के रूप में दे देता है। प्रतिवर्ष अपनी लागत का 10% धन उसे मिल जाता है, यानी जो 10% बच जाता है उसके पास। लागत कितनी है? 5 लाख। 10% कितना होगा भाई? इसमें से एक जीरो आप हटा दो केवल, तो 50,000 हो गई इसकी, बच गया। अब ये पूछना क्या जा रहा है, घर का मासिक किराया पूछ रहा है, कितना किराया मिलता था। आप मुझे बताओ इसमें, पहले तो ये प्रतिवर्ष का ये खर्चा भी किराए में से दे रहा है, तो 1660 जोड़ दो तो 0 6 6 1, ये 51,660 हो गए। फिर कह रहा है कि 12.5% किराया भी देता है। आप सब जानते हैं 12.5% का मतलब होता है 1/8। जो बच्चे नहीं जानते वो कर लेंगे, 125/1000 हो जाएगा, 125 से 8 बार कट जाएगा, 1/8 होता है। सिंपल सी बात, यानी कि एक किराए पर दे देता है, यानी जो ये वैल्यू है ये 7 की वैल्यू है, 8 की वैल्यू निकालनी है। 8 की वैल्यू निकाली, ये आ गया इसका किराया पूरे साल का, क्योंकि वार्षिक की बात हो रही है, पूछ रहा है मासिक किराया, तो इसी में भैया 12 का भाग दे दोगे, ये आ जाएगा इसका उत्तर। ये जो दिख रही है 51,607 गुणा 8/12। चाहे तो आप इसे सॉल्व करके मैं आपको दिखा दूं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से। अब मैं 3 से इसे काट लेता हूँ, 3 एकन 3, 2 बचे, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये 0। फिर 7 से मैं इसे काटता हूँ, 7 दूनी 14, 3 बचे 32, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 पन्ना 35, 7 छिक्के 42, 2460 गुणा, और ये 2 यहाँ बचा हुआ है, इसमें 2 का गुणा कर देंगे। 2460 गुणा 2, 2 छिक्के 12 का 2 हासिल लगा, 1 4 दूनी 8 और 1 9, ये वाला ऑप्शन सी यहाँ पर मैच कर गया। इतना ही करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा। आपने देखा कि 2017 में आया हुआ ये भी क्वेश्चन 2014 में आया हुआ था, 17 में नहीं, 2014 का, वो भी मेंस, जब प्री और मेंस हुआ करते थे उस समय का ये सवाल है। तो बच्चों को लगता है कि भैया पहले सिलेक्शन लेना आसान था, तो 2014 में आप देखें वहाँ प्री भी हो रहा है, उसके बाद मेंस भी हो रहा है, तब जाके सिलेक्शन की कहीं बात हो रही है मेरे भाई। तो ये 131वां क्वेश्चन आ गया, यानी कि हम वापस लौट गए इससे पिछले वाले टाइप पे लौट गए। ये सवाल शायद मैंने आपको करवाए हैं कल, 1-2 सवाल रिपीट होगा तो कोई बात नहीं। अजय का वेतन 20% भोजन पर खर्च करता है, 35% यात्रा पर खर्च करता है, 25% मनोरंजन पर खर्च करता है, आखिर में इतने बचता है। मुझे बताइए खर्च कितना हुआ? आप कहेंगे 35 और 20 हो गए भैया 55, 60, 80 खर्च हो गए, 20 बचे, 20 की वैल्यू 4500 है, तो धनराशि 100 की वैल्यू पूछ रहा है। ये शायद ऐसे हो जाना चाहिए, ये 50 बार कटा, 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22, क्या हुआ भैया? यात्रा पर खर्च करने वाली राशि पूछ रहा है, 100 की वैल्यू नहीं पूछ रहा भैया, यही हमसे हर बार गलती होती है। 35 की वैल्यू पूछ रहा है, ऐसे कर लेंगे। 7 का भाग जा रहा होगा उत्तर में, ऐसे भी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यात्रा पर 35% है, तो 7 की डिविजिबिलिटी से भी काम हो जाएगा। आप चलें, ये देखें, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। आधा खर्च कर देती है, 40,000 बचाती है, 135वां क्वेश्चन। देखिए लगभग हमारी वीडियो 45 मिनट की हो चुकी है, तो
ये जो टाइप है ये मैं आपका करवाऊंगा बाद में। आज मैं सोच रहा था कि 2017 वाले क्वेश्चंस की बहुत बच्चों में डिमांड थी कि भैया 2017 वाले एक दिन करवा दो। मुझे टाइप दिखा, उसमें 2017 के सारे क्वेश्चन थे मिसलिनियस में, विविध में, तो वो मैंने करवा दिया। एक वीडियो और ले आएंगे परसेंटेज पे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर आपको देखने में भी दिक्कत होती है, और हमारा ऐप भी सही काम नहीं करता अपलोडिंग में, इन सब चीज़ों में दिक्कत होने लगती है लंबी वीडियो में, क्योंकि आप सब जानते हैं भाई बहुत बड़ी बड़ी मशीनें नहीं है, मोबाइल से ही ये सब काम चल रहा है। ठीक है, तो आप सब इतना समझ गए होंगे कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको अप्रोच सीखने की ज़रूरत है किसी भी प्रकार के सवाल से निपटने के लिए। ठीक है भाई, तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप सब लोग सीख रहे होंगे, और सीखने के क्रम में आप हमें ना भूलें, अपना कमेंट जरूर लिख दें कि भैया कैसी आपको क्लास लगी, और वीडियो यदि पसंद आई है तो मुझे हर बच्चे से 2-4 साथियों का सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए, यानी कि जुड़ जाने चाहिए 2-4 बच्चे हर एक बच्चे की तरफ। ठीक है भाई, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।